आज हमारा जो टॉपिक है अरावली के अंदर जो मुख्य मुख्य चोटियाँ हैं उनकी अपन बात करेंगे। मैंने इस तरफ लिखा है चोटी का नाम और इस तरफ लिखा अपन ने स्थिति, कहाँ स्थित है, ये कौन से ज़िले में स्थित है, और उसकी ऊंचाई लिखी अपन ने मीटर में। ऊंचाई हमेशा आपको मीटर में याद रखनी है। किसी भी चोटी की ऊंचाई जो है वो आपको मीटर में प्रदर्शित करनी है, तो हम मीटर में ऊंचाई लिखी अपन ने। अब यहाँ अपन इन सभी चोटियों को देखें बारी बारी से। इसके अलावा भी कुछ चोटियाँ और छूट रही होगी, पर हमने मुख्य मुख्य यहाँ लिखी है। गुरु शिखर सिरोही में है, 1722 मीटर, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। सीधा प्रश्न बनता है तो सिर्फ ऐसा इतना ही बन सकता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन से ज़िले में स्थित है, ऐसा सिंपल सा प्रश्न। इसके बाद आगे की क्रम हम देखें तो शेर, ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद जरगा उदयपुर राजसमंद में भी थोड़ा बहुत विस्तार आ रहा है इसका, तो 1431 मीटर ऊंची चोटी है ये। इसके बाद अचलगढ़ सिरोही में ही है, 380 मीटर ऊंचाई, 1380 मीटर। इसके बाद कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। इसके बाद रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। इसके बाद ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। इसके बाद कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर की ऊंचाई। सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। टोडगढ़, मोराई जी, गोरम ऐसा कुछ और नाम है, ये ब्यावर में अब आ रही हैं, ज़िला अलग बनने की वजह से ये ब्यावर में आ रही है। 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। खो जयपुर में है, 920 मीटर की ऊंचाई। सायरा उदयपुर में है, 900 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है, 873 मीटर। और बाबई जयपुर में है, 780 मीटर। इसके बाद रोजा भाकर जो जालौर में है, 730 मीटर। ये मुख्य मुख्य चोटियाँ अपन ने लिखी, इनकी स्थिति भी लिखी और इनकी ऊंचाई भी लिखी। अब परीक्षा में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी अपन बात करें। किससे संबंधित? चोटियों से संबंधित। एक तो आपका यहाँ प्रश्न बनता है चोटियों के नाम दे दिए जाते हैं और उसको आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जमाना होता है। एक प्रश्न इस तरह से बनता है। और आरोही और अवरोही आप जानते हैं। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। इस तरह का क्रम निर्धारण करने के लिए पूछा जाता है, आपको चोटियां दे दी जाती है। अब ये क्रम अपन निर्धारण कब कर पाएंगे? जब अपने पास ऊंचाई भी होगी। चोटियों के नाम पता है, आप उस चोटी के साथ आप उसकी ऊंचाई भी जोड़ के रखिए साथ में। चोटी याद रखनी है, साथ में क्या करना है, उसकी ऊंचाई को भी उसके साथ जोड़ के रखना है। तब जाकर के आप आरोही और अवरोही क्रम का जब प्रश्न पूछा जाए तब आसानी से उसको आप कर पाओगे। अन्यथा ऊंचाई याद नहीं है और चोटी याद है तो आप आरोही अवरोही नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये आएगा। तो आरोही का मतलब ये जो अभी अपन ने क्रम लिख रखा है, ये कौन सा क्रम आएगा? अवरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है? ये अवरोही क्रम है, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर अपन ने लिखा है, सबसे ऊंची चोटी, फिर उसके बाद इसके बाद ऐसे क्रम लिखा अपन ने अभी। तो अब इसी को अवरोही क्रम में पूछ लिया जाए। मान लो इसमें से ही 4 से 5 चोटियां दे दें और उसको क्या कर दिया जाए, आरोही कर दिया जाए। फिर आरोही में क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे कि पहले छोटी कौन सी है, इसके बाद कौन सी छोटी, इसके बाद, और सबसे
टॉप पे कौन रहेगी, बड़ी वाली रहेगी। इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में आपके चोटियों को पूछने का आता है प्रश्न। इसके साथ ही एक प्रश्न आता है जिले के साथ, जिले के साथ सुमेलित करने का। कैसे? 4 चोटियां दे दी और 4 जिले दे देंगे, परंतु वो सुमेलित नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे, है ना। तो उसको हमको जिले के अनुसार फिर सुमेलित करना होता है, और सुमेलित तब कर पाएंगे जब हमको जिला भी साथ में याद होगा, तब कि कौन सी चोटी कौन से जिले में स्थित है ये हमको पता होगा, तभी हम उस चोटी को उस जिले के साथ सुमेलित कर पाएंगे और आपका आंसर निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपके इन चोटियों से संबंधित प्रश्न ऐसे आते हैं, या तो सिंपल पूछ लिया गया कि राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, ये सरल प्रश्न है। इसके बाद आरोही अवरोही, ये थोड़ा कठिन है, ये तभी याद हो सकता है, तभी आप कर सकते हैं जब आप इन चोटियों के नाम, जिला और आपके ऊंचाई, उन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के चलोगे, तभी जाकर के आप आरोही अवरोही वाला क्रम सही कर पाओगे, और जिले वाला भी आपको जिले के साथ चोटी को जोड़ के रखोगे तब याद हो पाएगा, तब जाकर के आप इसके आंसर को सही करोगे। परीक्षा में चोटियों से संबंधित बहुत बार प्रश्न बनते ही बनते हैं, आरोही अवरोही का बहुत बार बनता ही बनता है, और सुमेलित का बनता ही बनता है। तो आप लोग इन चोटियों को भी महत्व देंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आप अपने स्तर पर ट्रिक बनी बनाई आपको बहुत सारी मिल सकती है, पर आप अपने अनुसार बनाएंगे, आपके खुद के द्वारा बनाई गई ट्रिक होगी, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। इसलिए आप खुद ट्रिक बना करके याद करना, मैं भी मेरी ट्रिक नहीं थोपूंगा आपको, और आप दूसरी ट्रिक को भी ना अपनाएं। आप अपनी ट्रिक बनाएं, उसको याद करने का आप अपने हिसाब से तरीका कोई सोचें और फिर याद करें, आपको याद हो जाएगी, ये कठिन नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, इसके अलावा भी और भी कोई चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, तो उन सबको अपन आगे और अध्ययन करेंगे। अभी आप लोग इतना एक बार लिख लें, नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है। तो आपने लिख भी लिया होगा और आप ये समझ भी गए होंगे, इस तरह से आपको करना है। मिटा दूँ इसको अब मैं। चलिए, चोटियों से पहले अपन अरावली का महत्व पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? महत्व। इसको भी मैं पॉइंटों में ही आपको बताऊंगा। रोकना या रोकने में सहायक। दूसरा पॉइंट, जैव विविधता की अधिकता। तीसरा पॉइंट, धात्विक खनिजों की उपलब्धता। नदियों की जन्मस्थली। जल विभाजक
रेखा। जनजातियों की शरणस्थली। प्राचीन सभ्यताओं एवं नवीन की जन्मभूमि। हिल स्टेशन। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। योजना प्रदेश, ये इसके महत्व हैं। अरावली के महत्व का भी कभी प्रश्न बन जाए तब आप ये पॉइंट ढूंढ सकते हैं। उसमें अरावली का महत्व है, उसमें ये पॉइंट लिखे मैंने, 9 पॉइंट लिखे हैं। इन 9 पॉइंटों को मैंने शॉर्ट ही लिखा है, लंबी बात नहीं लिखी है, आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट है ये। भारत में जिस तरह से हिमालय का महत्व है, ऐसे कैसे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली का भी इतना ही महत्व है। और वो महत्व के जो पॉइंट है वो मैंने लिखे हैं, आप लिख रहे हैं, लिख लीजिए, थोड़ी सी स्पीड रखें। जैसे प्राचीन सभ्यताओं की मैं बात कर रहा था, उसमें अगर आपके पास जगह है लिख सकते हैं आप, बेराट, गिलूड़, गणेश्वर। बेराट कहाँ है? जयपुर। गिलूड़ कहाँ है? राजसमंद। गणेश्वर सीकर में। ये प्राचीन सभ्यताएं हो गई। और नवीन सभ्यताओं, नवीन नगरीय सभ्यताओं की अपन बात करेंगे तो जो जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं और जो बड़ी सिटी के रूप में विकसित हुए हैं, उन जिलों को आप नवीन नगरीय सभ्यताओं के रूप में मान सकते हो। जैसे कि जयपुर भी आपका आ गया, उदयपुर भी आपके आ गया, और भी अरावली पर्वतमालाओं में जो जो जिले आते हैं वो नवीन नगरीय सभ्यता के एग्जाम्पल हैं जो अभी हैं वर्तमान में। तो वो नवीन नगरीय सभ्यताओं की जन्मभूमि के रूप में भी इसको अपन जान रहे हैं। तो शुरू में जो अपन ने पॉइंट लिखे हैं उनको बारी बारी से एक बार और समझ लें। पहले मैंने लिखा मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक हैं। हमारी जो मरुस्थल हैं, अरावली के पश्चिम में मरुस्थल हैं। अरावली के बाद से राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं, एक मरुस्थल और एक गैर मरुस्थल। ठीक है। अरावली जल विभाजक का काम भी कर रही हैं, साथ ही साथ में मरुस्थल को भी रोक रही है। किसको रोक रही है? मरुस्थल को भी रोक रही है। मरुस्थल को राजस्थान के पूर्व में जाने से रोकती हैं, क्योंकि ये पर्वतमालाएं इस तरह से फैली हुई हैं कि मरुस्थल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण योगदान है अरावली पर्वतमाला का हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अगला पॉइंट लिखा अपन ने, जैव विविधता की अधिकता है। अरावली पर्वतमाला है मतलब जहाँ घने जंगल होते हैं, घने जंगलों में
बहुत विविध प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैव विविधता कहलाती है। भारत दुनिया में जैव विविधता में अग्रणी है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारी जो अरावली पर्वतमाला है ये भी जैव विविधता में अग्रणी है। विश्व की मैं बात करूं तो जो आपका उष्णकटिबंध है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला जो पूरा एरिया है जहां सूर्य की सीधी किरणें लगातार मिलती रहती हैं, उस एरिया में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो अरावली पर्वतमाला भी जैव विविधता में अधिकता रखती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट अपन ने लिखा है धात्विक खनिजों की उपलब्धता। अरावली पर्वतमाला धारवाड़ क्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। और धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है, शुरुआत में वहाँ से हुई और उसकी वजह से धारवाड़ क्रम के नाम से अपन उन चट्टानों को, सेलों को जानते हैं। तो धारवाड़ क्रम की सेलों की जो खास विशेषता वो ये है कि उसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे मैं विंध्याचल जो है आपका और विंध्यन कगार जो है उसकी मैं बात करूं तो वहाँ पर बलुआ पत्थर इस प्रकार से दूसरे खनिज पाए जाते हैं, खनिज के दूसरे प्रकार पाए जाते हैं। परंतु हमारा जो अरावली है उस अरावली में धात्विक खनिजों की उपलब्धता है। धात्विक खनिजों में अगर अपन देखें भी तो कौन कौन से आएंगे? लोहा है ना, फिर एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता है ना। ये जो खनिज हैं जो धात्विक श्रेणी में आते हैं वो लगभग हमारे अरावली में बहुतायत से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अरावली का खनिजों के मामले में भी बहुत बड़ा योगदान है। और खनिज हैं तो इसका मतलब हम लोग, हमारी सरकार खनिजों का खनन करके कहीं ना कहीं उससे कई सारी कारखाने चल रहे हैं क्योंकि कच्चा माल मिल रहा है हमको खनिज से। तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। नदियों की जन्मस्थली है, बहुत सारी नदियाँ अरावली से ही निकल रही हैं और अरावली जल विभाजक का भी काम कर रही हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वो अगला जो पॉइंट है अपना वही आ रहा है, जल विभाजक रेखा। तो नदियों का उद्गम होता है, अरावली की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं है ना, वहाँ से नदियों का उद्गम होता है। जितनी भी हम नदियाँ पढ़ रहे हैं उन नदियों में है ना, कुछ नदियाँ हमारे राजस्थान में एमपी से भी प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, परंतु फिर भी अधिकांश छोटी बड़ी जो नदियां हैं जिन पर कई सारे छोटे मोटे बांध बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नदियों का उद्गम है वो अरावली पर्वतमालाओं से ही हो रहा है। पांचवा पॉइंट लिखा अपन ने, जल विभाजक रेखा के रूप में ये काम करती है। तो जल विभाजक रेखा मतलब पानी को दो भागों में बांटती है ना, जिस तरह से फैली हुई है। ठीक है, अब इस तरह से फैली हुई है, मतलब मान लीजिए इस डाल से और इस डाल से ये जल विभाजक रेखा का काम हो रहा है। इस डाल से अगर नदी निकल रही है तो किधर जाएगी? वो अरब सागर की तरफ जाएगी। किधर जाएगी? अरब सागर। और इस तरफ से अगर नदी निकली है ना किसी पर्वतमाला से तो वो कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में कौन ले जाता है? चंबल। कौन ले जाती है? और चंबल फिर कहाँ ले जाती है? यमुना। और यमुना फिर गंगा। और इस तरह से गंगा फिर बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं। तो राजस्थान से बंगाल की खाड़ी में भी जल जाता है और अरब सागर में भी जल आता है। तो ये नदियों का बंटवारा है, पानी का बंटवारा है, जल का बंटवारा है, वो अरावली पर्वतमाला के माध्यम से होता है। इसलिए अपन इसको जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। और अपन ने बात करी थी कल भी कि जो भारत की महान जल विभाजक रेखा है उसमें भी ये अरावली का योगदान है, वो भी इसमें शामिल है। साथ ही छठा पॉइंट अपन ने लिखा है जनजातियों की शरण स्थली है। जनजातियों में आप जितने नाम गिना वो सारी जनजातियाँ आ गई, ठीक है, उन सभी की शरण स्थली है, मतलब अरावली की गोद में हम लोग सब बसे हुए हैं। इसके बाद सातवां पॉइंट अपन ने लिखा है प्राचीन सभ्यताओं। प्राचीन सभ्यताओं में बेराट, जयपुर, गिलूर, राजसमंद, गणेश्वर, सीकर, ये सभ्यताएं प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो ये भी क्या हैं? अरावली ही उनके लिए क्या हैं? जन्मस्थली है, जन्मभूमि है। इसके बाद नवीन नगरीय सभ्यताओं में हम देखें जो हमारे नए जिले हैं, नए शहर हैं जो आज प्रगति कर रहे हैं, वो जो अरावली श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए भी वो जन्मभूमि के रूप में कार्य कर रही है। इसके बाद आठवां पॉइंट लिखा अपन ने हिल स्टेशन। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हम माउंट आबू को देख रहे हैं सिरोही में, जो हमारा हिल स्टेशन है जो अरावली में है, तो हिल स्टेशन भी है यहाँ पर, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। योजना प्रदेश के नाम से भी इसको हम जानते हैं क्योंकि कई सारी योजनाओं का निर्माण इसके माध्यम से हो पाता है। तो इसको अरावली पर्वतमाला को हम क्या बोल सकते हैं? योजना प्रदेश भी कहते हैं।
तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे तो आपके अरावली से संबंधित, महत्व से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट दे करके प्रश्न क्या पूछ लिया गया, निम्न में से अरावली का महत्व नहीं है ना। 3 महत्व वाले दे देंगे और एक दूसरा कोई उठा करके डाल देंगे। तब हमको ढूंढना है कि अरावली के महत्व में ये पॉइंट थे और ये नहीं था, तब आपका उत्तर सही हो पाएगा। जब अरावली की कोई चीज़ व्याख्या हो रही है तो उस व्याख्या में भी यहाँ से पॉइंट डाल के आपको पूछा जा सकता है। तो हमने ये अरावली के महत्व को देखा, आप लोगों ने लिख दिया इसको। नेक्स्ट आगे अपन शुरू करेंगे अगला। राजस्थान की जो अरावली और अरावली के अलावा भी कोई चोटियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं तो उनकी अपन अब बात करेंगे। मिटा दो इसको मैं। आप ये जो शब्द यूज किए ना अपन ने, मगरा मगरी, है ना, उदयपुर से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित हैं। एक अपवाद के तौर पर रेल का मगरा और बेल का मगरा ऐसा कुछ आता है, पर अभी मैं आपको उस कन्फ्यूजन में ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। आप ये सिर्फ याद रखें, अभी मगरा मगरी उदयपुर से संबंधित हैं और उससे संबंधित जो बने हुए हैं हिरण मगरी हैं, मोती मगरी हैं, ठीक है, माछला मगरा है, पिछोला झील है यहाँ पर। और ये राजस्थान का दूसरा रोपवे 2008 में स्थापित हुआ यहाँ, और मनसापूर्ण करणी माता का जहाँ मंदिर है, आपको इतना याद रखना है मगरा मगरी से संबंधित। इसके बाद अपन ने डूंगर डूंगरी लिखा है। क्या लिखा है? डूंगर डूंगरी, जयपुर में है। ये कहाँ है? जयपुर में है। और उससे संबंधित जो है उनको अपन ने लिखा है मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, ठीक है। जालाना डूंगरी में लेपर्ड प्रोजेक्ट संचालित हैं। यहाँ सफारी की सुविधा दी गई है, यानी कि घूमने की, है ना, जो प्रोजेक्ट है उसमें। फिर है महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी। ये सब कहाँ से संबंधित हैं? जयपुर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जयपुर से संबंधित है। आप इन सब को याद रखें, आपकी परीक्षा में कभी ऐसा पूछा जाता है तब आप इस चीज़ को याद रखें, डूंगर डूंगरी जयपुर से संबंधित हैं। तो आपके ऐसा कोई आया और उसमें ऐसा लगा हुआ आया पीछे डूंगरी, है ना, तब आपको जयपुर याद रख करके कर देना है। इसके बाद भाकर शब्द हैं। क्या हैं? भाकर शब्द हैं। तो ये जालोर से संबंधित है। किससे संबंधित है? परंतु सिरोही में भी क्या कहते हैं? अरावली को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। तो वो मैंने यहाँ जो लिखे हैं, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, ये सब जालोर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जालोर से संबंधित हैं। तो आपको ये जो नाम है ये याद रखने हैं, ये जालोर में है। कहाँ है ये? जालोर में है। इसके बाद सुंडा पर्वत मैंने यहाँ एक और जोड़ा जो जालोर में है। अपन जब अरावली पर्वतमालाएं पढ़ रहे थे उस समय अपन ने इसको नहीं लिखा था, तभी अपन ने शामिल कर लिया है। अरावली और राजस्थान की अन्य ऐसी कोई महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं तो उनको अपन शामिल करके पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन सुंडा पर्वत को पढ़ रहे हैं। तो ये भी जालोर में है। सुंदा माता मंदिर है और प्रथम राजस्थान का पहला रोपवे यहाँ स्थापित किया गया है। और भालू संरक्षित क्षेत्र भी है ये सुंदा माता, और परीक्षा में प्रश्न इसका बनता ही रहता है, आप याद रखें इसको। रोपवे का मतलब जानते हो आप? रोपवे कौन कौन गए हैं? क्या होता है? एक लिफ्ट होती है, डायरेक्ट ऊपर चढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट ऊपर कैसे जाएंगे? पहाड़ी पे चढ़ेंगे। कैसे चढ़ेंगे? पहाड़ी पे चढ़ेंगे। किसके माध्यम से? रोपवे के माध्यम से। वो ऐसा बना रखा है रोपवे, उसके माध्यम से अपन जाएंगे। तो ये राजस्थान में ये पहला ऐसा स्थान है सुंदा माता मंदिर, वहाँ पर रोपवे को स्थापित किया गया 2006 से। और दूसरा अपन ने रोपवे अभी अभी देखा, कहाँ पर है? पिछोला झील पर है। तो ये अपन ने बात करी अरावली एवं राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियों के बारे में। तो इतना लिखा, अब आगे अपन और लिखेंगे। मिटा दो इसको मैं। अब अपन ने मगरा मगरी, डूंगर डूंगरी और भाकर से संबंधित जो ज़िले हैं और वहाँ पर वो पहाड़ियाँ स्थित हैं उनकी अपन ने बात करी। इसके बाद अपन अब ये देख रहे हैं कि राजस्थान में और ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। नदियों का उद्गम भी होता है और उन पहाड़ियों को भी पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित हैं। तो अपन देख रहे हैं बिजराल की पहाड़ी जहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है, राजसमंद में है।
इसके अलावा दिवेर की पहाड़ी, कोठारी नदी का यहाँ से उद्गम होता है, ये भी राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी का उद्गम यहाँ से होता है, ये भी आपके राजसमंद में स्थित है। ईगल हिल्स, जिसको हम चील का टीला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चील का टीला, जयगढ़ किला इस पर बना हुआ है जयपुर में। मनोहरपुर हिल्स, यहाँ मेंथा नदी का उद्गम हो रहा है और ये भी जयपुर से हैं। सेवर हिल्स, बाणगंगा या अर्जुन की गंगा नदी का उद्गम होता है, ये भी जयपुर में है। इसके बाद खंडेला पहाड़ी, जो जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और खंडेला जो पहाड़ी, यहाँ से यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, सिक्कर में है ये। इसके साथ ही अपन ने और लिखा बिजासन पहाड़ी, जो बिजासन माता मंदिर भी है वहाँ पर, भीलवाड़ा में है। इसके बाद आड़ावाला या आरावाला, अरावली का स्थानीय नाम है बूंदी में। तो आड़ावाला से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग याद रखें, बूंदी में इसको कहते हैं अपन। तो ये अन्य पहाड़ियाँ लिखी अपन ने, साथ में उससे संबंधित कोई ख़ास बातें वो अपन ने लिखी हैं। इसके अलावा और भी अपन जब पढ़ते हैं तब आपको जानकारी मिलती हैं, खनिज से संबंधित भी हैं। और कभी कभार जैसे दिवेर है ना, दिवेर आपके लिए बहुत फेमस है, इतिहास में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? दिवेर का युद्ध, तो आप लोग भौगोलिक दृष्टि से भी याद करते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उसको कहीं ना कहीं इतिहास से भी जोड़ सकते हो, अर्थशास्त्र से भी जोड़ सकते हो। जब ऐसा जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पढ़ा हुआ है, आप जो याद कर पा रहे हैं, वो आपस में जुड़ने लगेगा, और जुड़ने लगेगा तो मतलब ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। आप कोई सा भी स्थान ले लो और उस स्थान को जैसे ही कोई बोले और आपके दिमाग में से निकल के आने लगे उसके बारे में बात, है ना, चाहे वो इतिहास की आए, चाहे भूगोल की आए, चाहे आपके अर्थशास्त्र से संबंधित निकल कर के आए, है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उस टॉपिक को, उस स्थान के बारे में जानते हैं। और अगर स्थान बोला जाए और आपके अंदर कुछ भी नहीं निकले, तो मतलब हमारा उस स्थान के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं कमी है, उसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये स्थान आप लोग याद रखेंगे।